नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, सहआचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। हम बीए भाग तृतीय के पाठ्यक्रम विश्व का इतिहास में द्वितीय विश्व युद्ध, उसके क्या मूलभूत कारण थे, उस पर पहला व्याख्यान किया। क्या यह युद्ध टाला जा सकता था, अब संभावित था, उस पर हमने चर्चा की और उसके निष्कर्ष में हम पहुँचे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो स्थितियां बन गई थी, पहले विश्व युद्ध में जो वर्साई की संधि के परिणाम थे और उनकी जो सारी व्यवस्थाएं थी, उसको देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध टालना अब संभावित था। यह सुनिश्चित था, निश्चित था। अब जब युद्ध हो ही गया तो उसके क्या परिणाम निकले। किसी भी युद्ध के सकारात्मक या सुखद परिणाम कभी नहीं आ सकते और यही हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। जैसे कि अपन चर्चा करते आ रहे हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उसमें दो शक्तियां बन चुकी थी। एक थे मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र, या जिन्हें केंद्रीय शक्तियां भी हम कह सकते हैं। मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका, और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान। बर्लिन, टोक्यो, रोम, इनको एक संगठनात्मक रूप से रखा जाने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अमेरिका का उसमें प्रवेश हुआ और प्रवेश होने के बाद में मित्र राष्ट्रों की उसमें विजय हुई। देखिए, अमेरिका अंतिम समय तक इसमें प्रवेश नहीं करता है। अमेरिका के प्रवेश के ऊपर भी बहुत से प्रश्न उठते हैं कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब जाकर प्रवेश किया और क्यों किया। देखिए, अमेरिका जो था वह सारे संसाधन मित्र राष्ट्रों को दे रहा था। यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा समझाना जरूरी है कि मित्र राष्ट्रों को संसाधन दे रहा था। युद्ध में किसी भी चीज़ का कभी भी कोई मूल्य नहीं होता है और ऐसी स्थिति में कहते हैं कि अमेरिका का शेयर बाजार बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था। अमेरिका का शेयर बाजार प्रतिदिन के भाव से ऊपर जा रहा था। धीरे धीरे अमेरिका ने ये देखा कि धुरी राष्ट्र मजबूत स्थिति में है। अब वह अमेरिका सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर मित्र राष्ट्र हार गए तो उसका पैसा कौन देगा। और बहुत से कारणों, विचारधारा को छोड़ दीजिए और बहुत से चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेकिन यह एक ऐसा मूलभूत कारण था जिसने अमेरिका को इसमें प्रवेश करने के लिए बाध्य किया, मित्र राष्ट्रों की सहायता करने के लिए बाध्य किया, क्योंकि वह अपने आर्थिक नुकसान को सहन नहीं कर सकता था। अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उसके द्वारा यह कार्य किया गया। उसने देखा अगर मित्र राष्ट्र हार जाएंगे तो मैं पैसा किससे लूंगा। ऐसी अवस्था में उसके द्वारा इस युद्ध में प्रवेश किया गया और अमेरिका के प्रवेश करते ही युद्ध की स्थितियां परिवर्तित हो गई और मित्र राष्ट्र बहुत शक्ति संपन्नता के साथ इस युद्ध को जीत गए। युद्ध को जीतते ही क्या हुआ, जर्मनी का विभाजन कर दिया गया। जर्मनी को दो भागों में विभक्त कर दिया गया। जो दो उसके भाग बने, उसका माप आपको मैं एग्जैक्टली बताऊं, उस समय तो 67,400 किलोमीटर के लगभग जो भाग था उस पर रूस का अधिकार हो गया और 1,15,000 के लगभग जो थी बाकी की, वह मित्र राष्ट्रों के पास आ गई। रूस को सबसे ज़्यादा लाभ इसमें हुआ, लेकिन जर्मनी का सबसे बड़ा विनाश हुआ। जर्मनी को लगभग तहस नहस कर दिया गया। उसके जितने भी नेता थे उन पर राजद्रोह के केस चलाए गए और केस चलाए गए, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया, उन्हें समाप्त कर दिया गया। आर्थिक नुकसान का तो कोई आंकलन ही उस समय नहीं है। जर्मनी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, उसके क्षेत्रों को विभाजित कर दिया गया, आपस में बांट लिया गया।
तो यह मूलभूत परिणाम पहला आया कि जर्मनी का विनाश हुआ। दूसरा, जापान की भी स्थिति लगभग यही कर दी गई या इससे भी कहें बदतर कर दी गई। जापान के जितने शाही वंश थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। जापान के जो बड़े नेता थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और अमेरिका का उस पर वर्चस्व स्थापित हो गया, जो लगभग आज तक बना हुआ है। जापान की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से विध्वंस के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। इटली के भी टुकड़े कर दिए गए, इटली की भी स्थितियां कमज़ोर कर दी गई। इन सब से युद्ध सामग्रियां ले ली गई, इनके हथियारों को ले लिया गया और इनके ऊपर बहुत ही विनाश का दौर लागू कर दिया गया। जर्मनी, जापान और इटली, इन तीनों का तो इस युद्ध में हारने के कारण विनाश हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि यह युद्ध इस युद्ध की इतनी बहुत ही विरोधात्मक स्थिति बनी कि इसमें जो मित्र राष्ट्र थे इंग्लैंड और फ्रांस, उनकी भी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, वो भी शक्तिहीन हो गए और विश्व परिदृश्य में इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं देखा गया था। इस युद्ध में जो सबसे बड़ा लाभ हुआ वह हुआ रूस को। रूस को न जाने कितने देश या कितनी बड़ी जमीन उसके अधीन आ गई और रूस जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर करके सामने आ गया। तो पहला जर्मनी का विनाश, जापान का विनाश। दूसरा कारण देखें, इटली का विनाश। सामरिक दृष्टि से रूस का सबसे बड़े देश के रूप में उभर करके आना, जमीन सबसे ज़्यादा उसको प्राप्त होना, इन मूलभूत कारणों जो परिणाम निकले उनके आगे की जो अपन चर्चा करें कि इस युद्ध में जो विनाश हुआ उसमें कहा जाता है कि लगभग 2.5 करोड़ सैनिक इसमें मारे गए। 2.5 करोड़ सैनिक मारे गए, 1 करोड़ सैनिक के लगभग अपंग हो गए। आर्थिक हानि का तो कोई आंकलन नहीं किया जा सकता। इतने ज़्यादा बम्बार्ड हुए थे, बम गिराए गए थे कि बड़े बड़े भवन, आलीशान महल और जितने भी तत्कालीन समय विश्व की बड़ी बड़ी धरोहरें थी वो इस युद्ध में समाप्त हो गई। औद्योगिक कल कारखाने समाप्त हो गए, आर्थिक व्यवस्थाएं चरमरा गई और पूरा विश्व एक बार के लिए अंधकार के क्षेत्र में चला गया। वैश्विक व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न होने लगी। अब इसका एक और प्रमुख अपन कारण देखें, परिणाम देखें कि इनके माध्यम से जो परिणाम आया वह ये था कि विश्व में अब 2 संस्कृतियां आगे बढ़ने लगी और दोनों अलग अलग देशों के अधीन आगे बढ़ने लगी। 2 नई विचारधाराएं आई, नई सोच आई। एक थी साम्यवादी सोच जो कि रूस के अधीन आगे बढ़ने लगी। रूस ने उसका नेतृत्व किया साम्यवाद का। साम्यवादी संस्कृति को पल्लवित और पोषित करने लगा, दुनिया में बढ़ाने लगा, अपनी विचारधारा के माध्यम से अनेक देशों को प्रभावित करने लगा। सामरिक दृष्टि से मजबूत हो चुका था, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो चुका था, बहुत बड़े ज़मीनी हिस्से पर उसका अधिकार हो गया था। इन सारी व्यवस्थाओं के अंदर रूस के प्रभावी हो जाने से साम्यवादी संस्कृति भी बढ़ी। बहुत से देशों में साम्यवादी सरकारें आने लगी और इस समय रूस जो कि जार के अधीन अपना राज्य चला रहा था, राज्य संचालित हो रहा था उसका, वहाँ पर शक्ति की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी और उसकी सामरिक शक्ति के कारण बहुत से देशों ने इस व्यवस्था को अपनाना प्रारंभ कर दिया था। वहीं दूसरी व्यवस्था अमेरिका के अधीन पल्लवित और पोषित हो रही थी और वह थी पूंजीवादी व्यवस्था।
दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गया था और प्रभावी होने के कारण उसके द्वारा तत्कालीन समय वैश्विक व्यवस्था में अपने आप को सिरमौर बना लिया था। उसने जितनी भी औपनिवेशिक संस्कृति थी जो इंग्लैंड और फ्रांस के अधीन भी थी, उनको भी हटाने के लिए उनको बाध्य किया। और यह भी इस युद्ध के परिणामों में है कि औपनिवेशिक संस्कृति अब दुनिया के बहुत से क्षेत्रों में से हटने लगी और उनमें भारत, श्रीलंका, मलाया, बर्मा और न जाने कितने ऐसे दो देश थे जो कि स्वतंत्र स्थिति में आ गए और धीरे धीरे वहाँ पर शासन तंत्र अपना होने लगा, प्रभावी होने लगा और उन देशों ने भी अपनी प्रगति अपने आप करना प्रारंभ कर दिया। औपनिवेशिक संस्कृति हटने से उनके आर्थिक संसाधन जो थे वो उनके हो गए और उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अपनी स्थितियों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से करना प्रारंभ किया। यह भी इस युद्ध के परिणामों के अंतर्गत ही हुआ और यहीं से शीत युद्ध भी प्रारंभ हो गया, क्योंकि दो शक्तियां थी, एक में साम्यवादी सरकार बनी, एक में पूंजीवादी सरकार बनी और दोनों की बिल्कुल विपरीत सोच होने के कारण ये अपनी अपनी विचारधारा को पूरे विश्व पर थोपने लगे, देशों को अपने अधीन आने के लिए उत्साहित करने लगे, अपने प्रभाव में लाने के लिए उत्साहित करने लगे। इससे शीत युद्ध का आरंभ हुआ। जब भी कभी तीसरा देश और उस देश पर इनमें से किसी की नीति वहाँ पर प्रभावी होती थी तो तत्काल दूसरी शक्ति, क्योंकि ये दो महाशक्तियाँ थी, दूसरी शक्ति एक पक्ष में आती तो दूसरे उसके प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती थी। यह भी इस युद्ध के परिणामों की सबसे बड़ी स्थिति के रूप में सामने आया और इन व्यवस्थाओं के चलते चलते अब विश्व का प्रत्येक देश ये समझ चुका था कि विश्व को अगर चलाना है तो उसे एक नई सोच करनी पड़ेगी और वो उसका अंतिम सुखद परिणाम के रूप में आया संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। पूरी दुनिया के द्वारा यह समझ लिया गया कि हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता और जो सामरिक स्थिति है, जो इन बड़े बड़े युद्ध की सामग्रियों की स्थिति है, उससे पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है और इस बारूद के ढेर पर बैठे हुए विश्व को अगर आगे सनातन व्यवस्था से चलाना है तो उसे अहिंसात्मक रास्ता अपनाना पड़ेगा और विश्व को मार्गदर्शन दे सके ऐसी एक संगठन का भी निर्माण करना पड़ेगा और इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ बना और दुनिया के सभी देशों ने इस राष्ट्र संघ को चलाने का जिम्मा लिया, उसकी बातें स्वीकार करने की बात कही, उसके द्वारा नियम कानून कायदे बनाए गए और विश्व की शांति व्यवस्था के लिए जो पहले राष्ट्र संघ में कमियां थी वह इससे हटा दी गई। सामरिक शक्ति के अधिकार भी इसको दिए गए। इसके निर्णय को मानने के लिए विश्व व्यवस्था में सभी देशों को मजबूर किया गया कि इसकी स्थितियों को मजबूत करने के लिए इसमें शक्तियां केंद्रित की गई और उन शक्तियों को मानने के लिए पूरा विश्व इसके अधीन आएगा, इसके विचारों को स्वीकार करेगा और इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को स्वीकार करेगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो जनधन की हानि थी उसने पूरी दुनिया को इस बात के लिए सावचेत कर दिया गया था कि यदि अब तीसरा युद्ध होता है तो वह युद्ध मानव जाति की समाप्ति का युद्ध होगा,
मानव इस पृथ्वी पर बच नहीं पाएगा, यह बात सबके द्वारा समझ ली गई। और इस बात को समझने के कारण ही उनके द्वारा इस बात को मान लिया गया कि जो बात शांति की व्यवस्था या शांति के माध्यम से विवादों को बैठकर सुलझाने के माध्यम से अगर मानी जाएगी, वही बात सफल होगी, उन्हीं बातों को स्वीकार किया जा सकेगा। तो ये मूलभूत परिणाम इसके निकले। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सुखद परिणाम निकला, और जितनी भी वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन आए, चाहे साम्यवाद आया, चाहे पूंजीवाद आया, उपनिवेशों की समाप्ति हुई, मित्र राष्ट्र भी कमज़ोर हुए, इंग्लैंड भी कमज़ोर हुआ, फ्रांस भी कमज़ोर हुआ, जर्मनी, जापान और इटली का तो पूरी तरह से विनाश हो गया। ये इस द्वितीय विश्व युद्ध के मूलभूत कारण थे, जिसके कारण वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन आया। और वैश्विक व्यवस्था जो थी वह दुनिया को चलाने के लिए शांति की व्यवस्था की ओर जाने के लिए अग्रसर हुई। तो ये इसके द्वितीय विश्व युद्ध के मूलभूत कारण थे, जिनकी हमने अभी समीक्षा की। धन्यवाद।